गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, चलते हैं आज हम लोग इस फिजिक्स के 5वें क्लास में। और 5वां क्लास का जैसा आप हेडिंग देख रहे हैं, स्थूल पदार्थ के गुण। अच्छा, ये पदार्थ का गुण का मतलब क्या हुआ? आपने पदार्थ यानी कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मैटर है अवेलेबल, उसके 3 गुण के बारे में पढ़ा होगा, ठोस, द्रव और गैस के बारे में। ठीक है, साथ ही साथ इसका चौथा स्टेज भी है और 5वां स्टेज भी है। चौथा स्टेज जो 4th स्टेज था वो है प्लाज्मा, और 5वां जो स्टेज है उसको BEC बोलते हैं हम लोग, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि जो हमारा मैटर है उसके डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ वो तैरता क्यों है, तो उत्प्लावन बल, इसके बारे में जानते हैं इसमें हम लोग। और साथ ही साथ इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। क्या है हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का क्या कारण होता है? तो याद रखिएगा कि जो द्रव का बूंद, जो वाटर होता है, वैसे सिकुड़ कर गोल हो जाता है। तो सिकुड़ रहा है वो किसके वजह से? वो होता है सरफेस टेंशन की वजह से, जिसको क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्या कह रहा है? मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि, आपने देखा होगा मिट्टी का तेल पानी के ऊपर डालते हैं तो तैरता है। तो क्यों तैरेगा? इसका अगर बेसिक कारण जानेंगे आप, तो बेसिक कारण यही है, डेंसिटी है ना। जो पानी का जो घनत्व होता है वो क्या होता है? मिट्टी तेल से ज़्यादा होता है, या ये कहें कि मिट्टी तेल का जो घनत्व होगा पानी के घनत्व से कम होगा, इसलिए वो ऊपर आकर तैरने लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर की सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो झील की तली से जब ऊपर आएगा तो वायु का बुलबुला जो होगा वो क्या होगा? आकार उसका बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि वायु का बुलबुला में जो अंदर दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा होता है, इसलिए वो धीरे 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 बड़ा होकर धीरे धीरे क्या होता है? फट जाता है। तो जैसे ही पानी से सरफेस की ओर आएगा तो उसका साइज़ क्या होगा? बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। ठीक है, दिख रहा है आपको? अब क्या कह रहा है? फव्वारे के कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा? तो ऑब्वियसली अगर नीचे से पानी आ रहा है तो पूरे में जाएगा, और सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ होगा? नीचे की ओर होगा, तो ये सबसे ज़्यादा दूरी पे पानी जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा पहला, तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। पहले वाले पाइप से पानी क्या होगा? ज़्यादा दूरी तक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? ये देखिए, एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होता है आपका। पानी के ऊपर आप थोड़ा भी कुछ हल्का भी डालेंगे वो डूब जाता है। लोहे की सुई को बहुत हल्का सा अगर करके छोड़ेंगे तो वो टिक जाता है। तो बेसिकली किस लिए टिकता है? आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा होगा कि बूंद जो होती है वो गोलाकार हो जाती है पृष्ठ तनाव के कारण। तो सेम वही क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव की ही वजह से जो है लोहे का सुई क्या होता है? पानी के ऊपर तैरता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। तो देखिए, जैसे आप हवाई जहाज़ से यात्रा करेंगे, ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाने की वजह से क्या होगा? आपका वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, और प्रेशर अगर कम होगा तो जो आपका रिफिल है उस रिफिल पे एक सर्टेन प्रेशर बनाया जाता है, वो भी क्या होगा? वो प्रेशर ज़्यादा होने लगेगा एटमॉस्फेयर में, तो बाहर गिर जाएगा। अच्छा, इसको समझने का दूसरा तरीका भी था कि आप अगर माउंटेन पे चढ़ते हैं तो आपके नाक से ब्लड बाहर आने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या होता है, आपके शरीर के अंदर जितनी भी जो दाब है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, और जब आप ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, तो आपके शरीर का दाब क्या होगा? बाहर ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से ब्लड बाहर आता है। तो सिमिलरली वो भी क्या होता है? पेन के साथ भी होता है। तो वायुमंडलीय दाब की कमी होने की वजह से पेन से क्या होता है? स्याही बाहर गिरने लगता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि पारद है क्या? तो याद रखिएगा, पारद यानी मर्क्यूरी, मर्क्यूरी यानी Hg, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 80 है। मर्क्यूरी, क्योंकि आपको पता है कि एक ऐसा मेटल है जिसमें जो लिक्विड फेज में रहता है ना। तो पारद पर लोहे का टुकड़ा तैरता है और पानी में डूब जाता है। लोहे का टुकड़ा मतलब बड़ा टुकड़ा, सुई की बात नहीं हो रही है। तो ये आंसर क्या होगा? कथन तो आपका सही है। नेक्स्ट है, लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। देखिए, अभी जस्ट मैंने कहा कि अगर आपका डेंसिटी कम होगा तभी जाकर आप किसी और चीज़ के ऊपर क्या कर पाएंगे? तैर पाएंगे। तो यहाँ पर लोहे का घनत्व क्या होना चाहिए? कम होगा, तभी जाकर ये तैर पाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि लोहे का अपेक्षित घनत्व क्या है? अधिक है। तो ये आपका कथन क्या है? कारण क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए सही है, मतलब कि ए बोले तो कथन ए सही है, किंतु कारण जो है वो क्या है? आपका गलत है। क्लियर? यहाँ पर क्या होना चाहिए? लोहे का डेंसिटी
कम होना चाहिए, घनत्व कम होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है, मतलब कि पेट्रोलियम जो हम लोग प्यूरिफाई करते हैं उसका आउटपुट क्या है। तो आंसर क्या होगा, आंसर है आपका एस्फाल्ट। कोयला और चारकोल तो होना नहीं चाहिए, पेट्रोलियम तो खैर है ही, जब पेट्रोलियम है तो फाइनल उसका आउटपुट क्या निकल रहा है, एस्फाल्ट निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। तो याद रखिएगा कि ऑटोमोबाइल्स में जो हाइड्रोलिक ब्रेक है वो पास्कल के नियम पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी, पास्कल का रूल, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। अच्छा, मात्रा का मतलब याद रखिएगा, यहाँ बात हो रही है क्वांटिटी का। ठीक है, किसकी बात हो रही है, क्वांटिटी की बात हो रही है कि क्वांटिटी अगर बदल दिया जाए तो क्या ऐसा चीज़ है जो बदलेगा नहीं। तो याद रखिए, जैसे लोहे का एक बड़ा टुकड़ा है उसको काट कर छोटा टुकड़ा में बदल देते हैं, तो देखिए तीनों चेंजेस होगा, भार भी चेंज हो जाएगा, द्रव्यमान भी चेंज होगा, आयतन भी चेंज होगा। लेकिन उस लोहे का जो घनत्व है, डेंसिटी है ना, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बहुत कम रहता है। घनत्व ज़्यादा होने का मतलब वही होता है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोज, बहुत आपस में सटे हुए होते हैं, तो उसको हम लोग घनत्व कहते हैं। तो घनत्व क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है। तो अभी जस्ट बताया था मैंने, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तरल किसी सिलेंडर आकार पाइप में धारा रेखीय रीति से बह रहा है, मतलब एक सिलेंड्रिकल पाइप है और उसमें क्या हो रहा है, कुछ फ्लो कर रहा है लिक्विड। पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिका यानी प्रोफाइल क्या होगी, यानी कि पानी जो बह रहा है वो किस तरह से बहेगा, ये आपको पूछ रहा है। और आपके पास क्या किया है, फिगर दे दिया है अलग। तो देखिए यहाँ पर ये सभी का सभी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन एकदम बराबर जा रहे हैं। तो बराबर ना होकर क्या होगा, सब एक ही डायरेक्शन में होंगे और इस तरह से फ्लो होगा। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, दिया हुआ भी है और मुझे भी यही लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है और इसका जल में भार क्या होगा। तो आप सीधे कह रहा है कि एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भर दिया जाता है और उसको पानी में छोड़ दिया जाता है। तो जैसे ही पानी में गुब्बारा छोड़ेंगे तो वो क्या होगा, फ्लोट करने लगेगा, तो जल में उसका भार क्या होगा, शून्य फील होगा। वैसे ही जैसे हम लोग क्या करते हैं, बाल्टी अगर डुबा देते हैं पानी के अंदर, उसको खींचेंगे तो बहुत हल्का लगता है, तो पानी के अंदर है तभी थोड़ा भी वेट लगता है। लेकिन अगर कोई तैरने वाली चीज़ अगर हो तो उसका वेट क्या लगेगा, जीरो लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है। नैनो द्रव्यों का मतलब, यहाँ आपने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा। नैनो का मतलब 10⁹ मीटर होता है, तो मतलब एक ऐसा पार्टिकल है जो बहुत छोटा है और उसके बारे में पूछ रहा है कि सर्वाधिक गुण उसका क्या होता है। तो उसका सर्वाधिक गुण क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। ऑप्शन नंबर बी है ना, बहुत पतला पार्टिकल है तो वो कहाँ यूज़ होगा, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन में यूज़ होता है हमारा। नेक्स्ट है आपका, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना क्या कहलाता है। आपने मक्खन निकालने का प्रक्रिया देखा होगा अपने घर में। मक्खन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको, आजकल ज़माने में तो खैर मिक्सी आ गया और अलग अलग मशीन आ गया, पहले वो जो कन्हैया के लिए मैया जो है मत्ती थी, वैसे दूध करके दूध से क्या करते थे हम लोग, मक्खन निकालते थे, क्रीम निकालते थे। तो उसमें है वो निकलने का क्या कारण है, तो याद रखिएगा वो कारण है आपका अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल का मतलब अंदर की ओर, अपकेंद्रीय बल का मतलब बाहर की ओर। बीच में स्टिक डाल के हम लोग घुमाते हैं जिससे कि मक्खन क्या होता है, चारों तरफ चिपक जाता है, फिर हम उसको निकाल लेते हैं। तो अपकेंद्रीय बल का मतलब हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर, तो बाहर वाला जो है फोर्स यूज़ होता है मक्खन निकालने में। नेक्स्ट है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि, याद रखिएगा समुद्र का पानी गाढ़ा होता है। अच्छा, गाढ़ा होने का मतलब डेंसिटी ज़्यादा होता है। क्यों होता है, आपको पता है कि समुद्र के पानी में नमक मिला हुआ होता है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आपको क्या बोल रहा है कि समुद्र का पानी नमकीन होता है। अच्छा, समुद्र जल गहरा होता है, गलत है। जल भारी होता है, ये भी गलत है। हल्का होता है, ये भी गलत है। तो नमक का मात्रा ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगा, और डेंसिटी ज़्यादा होगा तो आप आसानी से उसमें तैर पाएंगे। क्यों, क्योंकि डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होता है उसका उत्प्लावन बल ज़्यादा होता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है। देखिए, सबसे पहले ये जानना है कि बैरोमीटर क्या होता है। बैरोमीटर क्या होता है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताता है बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताता है बैरोमीटर, और इसका जो स्केल है
उसमें अचानक गिरावट का मतलब है कि जो वायुमंडलीय दाब जो है वो अचानक कम हो रहा है। प्रेशर कम होगा तो अचानक से क्या होगा, मौसम में कुछ चेंजेस आएगा। और आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या चेंजेस आएगा, तो याद रखिएगा बैरोमीटर पे अगर जो उसका स्केल है वो अचानक से नीचे गिरता हुआ दिखे, इसका मतलब समझिए कि तूफान आने वाला है। तो आंसर क्या होगा, तूफानी मौसम होगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो है पानी के नीचे अगर बाल्टी है हमारा और रस्सी से खींचते हैं तो बहुत हल्का लगता है हमें, लेकिन जैसे ही पानी की सतह से ऊपर बाल्टी उठेगा तो हम लोग को क्या, बाल्टी का ओरिजिनल भार पता चलेगा, एम के साथ जी भी लगेगा। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए आप पढ़ सकते हैं, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई हो, ऐसा हम लोग को फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है, उनका कम क्या, ताप, वेग, दाब और घनत्व। तो आंसर क्या होगा कि बादलों का वायुमंडल में तैरने का क्या वजह है, तो ओरिजिनली में है उसका डेंसिटी कम होना, घनत्व कम है, इस वजह से बादल क्या होता है, वायुमंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, तो वो मिट्टी तेल वाला आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि केरोसिन जो है फैल जाता है, क्यों, उसकी डेंसिटी की वजह से, कि तेल का जो डेंसिटी है वो क्या होता है आपका, जो पृष्ठ तनाव कह लीजिए, डेंसिटी से रिलेटेड पृष्ठ तनाव ही है। तो तेल का जो तल तनाव है यानी कि पृष्ठ तनाव जो है वो पानी से क्या होता है, कम होता है, इसलिए तेल जो है वो जल के तल पे पूरी तरह से फैल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए किसिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। मतलब किसिकत्व प्रक्रिया आपने पढ़ा होगा कि जो है अगर मिट्टी तेल में जैसे लैंप वगैरह में जो है हम एक बत्ती डालते हैं तो तेल जो है उस बत्ती के छिद्रों से होते हुए ऊपर तक आ जाता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, किसिकत्व क्रिया। और किसिकत्व क्रिया जो बोल रहा है कि इनमें से क्या ऐसा है जो सिर्फ वही नहीं है, जैसे स्याही का सोखना है, ये आपका क्या है, किसिकत्व क्रिया की वजह से होता है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना भी वही रीज़न है। सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना भी किसिकत्व प्रक्रिया का कारण है। लेकिन पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूहों की ओर बढ़ना क्या है, किसिकत्व क्रिया का कारण नहीं है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है आपका कि जल का अधिकतम घनत्व होता है, घनत्व का मतलब डेंसिटी, तो याद रखिएगा जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन ऑप्शन में देखिए सबका सब आपका क्या दिया हुआ है, केल्विन में दिया हुआ है। तो हम लोगों को पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 273 केल्विन। और अब जैसे जैसे आप डिग्री सेल्सियस को ऐड करते जाएंगे वैसे ही केल्विन को भी ऐड करते जाइए। तो 4 डिग्री सेल्सियस यानी इसमें 4 और ऐड कर लेंगे, तो 273 में 4 और ऐड करेंगे तो क्या होगा, 277 केल्विन होगा। तो याद रखिएगा जल का जो अधिकतम घनत्व है वो कितना है, 277 केल्विन है। नेक्स्ट है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। तो अभी मैंने बताया था फर्स्ट वाले इनिशियल क्वेश्चन में कि जो है साबुन के अंदर का बुलबुला क्या क्या होता है, दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा होता है, इसलिए वो कोशिश करता है बड़ा होने का और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, फट जाता है। तो आप ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगर वायुमंडलीय दाब से कम रहता तो कोई भी बुलबुला कभी फूटता ही नहीं। क्लियर, चलें आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी की का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित में से किस ताप पे होता है। तो अगेन देखिए सर्वाधिक घनत्व आपसे पूछ रहा है, तो अभी जस्ट मैंने बताया 4 डिग्री सेल्सियस बोलिए या 277 केल्विन बोल लीजिए, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि, तो देखिए झील का क्या होता है, ऊपरी सरफेस बर्फ में बदल जाता है लेकिन नीचे का जो पानी होता है वो बर्फ में नहीं बदलता है बल्कि क्या रहता है, लिक्विड फेज में ही रहता है। क्लियर, तो अब ये देखना है कि ऑप्शन पढ़ना है कि डिटेल में इसके बारे में क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी पढ़ेंगे कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। क्लियर, तो याद रखेंगे वो जो बर्फ का चादर ऊपर बिछ जाता है उसके नीचे क्या होता है, पानी होता है, इसलिए जलीय जीव उसमें जीवित रह जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि एक सुई पानी में डूब जाता है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है क्योंकि, तो देखिए जो उत्प्लावन बल जो है आपका ब्योयंसी फोर्स कहते हैं, वो बेसिकली डिपेंड करता है आपके किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे, कि जितना आपका क्या हो,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, है ना, वो अगर ज़्यादा है तो कोई भी चीज़ क्या होगी, तैरती हुई होगी। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापित किया हुआ पानी, जो आर्किमिडीज साहब ने बताया था। तो अब देखते हैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट या पानी का विस्थापन से रिलेटेड कोई ऑप्शन है कि नहीं। तो बहुत ध्यान से जब आप ऑप्शन नंबर 4 पढ़ेंगे तो कह रहा है कि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी से, यहाँ देख रहे हैं हटाए हुए पानी के बारे में बात कर रहा है, अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। क्लियर। तो आपसे पूछ रहा है कि सुई पानी में डूब जाता है क्योंकि उसका हटाए हुए पानी से अपेक्षित घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए सुई डूब जाता है, जबकि जहाज जो है वो पानी में तैरता रहता है क्योंकि वो उसके द्वारा जो घनत्व है उससे ज़्यादा पानी क्या होता है, डिस्प्लेस करता है। नेक्स्ट है, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे से के संपर्क में लाया जाता है तो क्या होता है। तो देखिए, जब दो बुलबुला को एक नली द्वारा संपर्क में लाएंगे, एक बड़ा एक छोटा, तो छोटा वाला धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और बड़ा वाला धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको क्या देखना है, ऑप्शन नंबर बी पढ़ेंगे, छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जैसे ही आप पानी से भरा हुआ एक गिलास में अगर बर्फ़ डालेंगे भरे हुए गिलास में, तो आप देखेंगे कि बर्फ़ जितना अंदर जाएगा उतना पानी पहले ही डिस्प्लेस कर देता है, नीचे गिर जाता है। तो बर्फ़ पिघलने के बाद भी जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि जितना उसको जगह लेना था वो पहले ही डिस्प्लेस कर चुका होता है। ठीक है, तो क्या होगा, उसका स्तर बिल्कुल उतना ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपको नज़र आना चाहिए कि पानी के गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलेगा तो पानी का स्तर क्या होगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो चेंज करना है उसने शुरुआत में ही कर लिया होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ सकता है, इसका क्या कारण है। मतलब आप लैंप का एक या लालटेन का रखें या बॉटल रखें, उसमें पानी डाल लें और फिर एक धागा डाल के देखें पानी ऊपर कहाँ तक चढ़ता है, और दूसरा क्या है, वहाँ पेट्रोल या केरोसिन डालकर देखें कि वो कहाँ तक ज़्यादा चढ़ता है। देखेंगे दोनों में जो लिक्विड, जो तरल है, जिसमें डेंसिटी होती है, गाढ़ापन होगा, चाहे वो मिट्टी तेल हो या सरसों तेल हो, वो ज़्यादा ऊंचाई तक आएगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसका ऊंचाई तक जाने का क्या कारण है, तो अगेन वही सरफेस टेंशन जो है वो ज़्यादा कारण है। तरल का जो पृष्ठ तनाव है जल की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा होता है। सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, इसलिए वो ग्रिप करता हुआ ऊपर ज़्यादा ऊंचाई तक चला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है आपका, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है। तो देखिए, ये रहा आपका समुद्र और हम लोग इस पर एक आइसबर्ग बना लें, तो इस तरह का आइसबर्ग बना लें। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये सरफेस से कितना ऊपर जो है बर्फ़ का टुकड़ा होगा, तो ये 1/10 पार्ट होगा, यानी कि 10% ऊपर होता है और 90% अंदर होता है। क्लियर। अगर कोई बर्फ़ का टुकड़ा हो समुद्र में अगर तैर रहा हो, प्लवन का मतलब हो गया तैरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी विमाएँ, विमाएँ का मतलब होता है डायमेंशंस, अलग अलग नीचे दी गई है, एक ही भार से खींचे जाते हैं, यानी कि हम लोग पिलास से पकड़ के खींच रहे हैं सेम फोर्स से, तो उनमें से किस एक में अधिकतम दैर्घ्य वृद्धि होगी, मतलब खिंचाव सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा खिंचाव किस में होगा, जो तार पतला भी हो और लंबा भी हो। तो ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं कि 3 मीटर लंबा तार है और 1.5 mm वाला व्यास का है उसका, मतलब 1.5 mm तार है, मतलब 1.5 mm क्या होता है, उसका डायमीटर होता है, व्यास होता है। इसको अगर हम सेम फोर्स से खींचेंगे तो बाकी के मुकाबले इसमें ज़्यादा लेंथ इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि, तो अभी जस्ट मैंने कहा कि झील के तल में क्या होता है, पानी जो है बर्फ़ में नहीं बदलता है, वो पानी ही रह जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या पढ़ेंगे आप, ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, झील की तली पर जल नहीं जम पाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि पारे का क्या होता है, डेंसिटी ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसके वजह से वो पारा यानी कि मर्क्यूरी पे फ्लोट करता रहता है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या देखेंगे आप, तीसरा देखते हैं कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक और पारे से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा कि जो आयरन का जो डेंसिटी है वो पानी से अधिक होता है और मर्क्यूरी से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती है तो, ठीक है, यानी कि वो जो पानी ऊपर चढ़ने का जो प्रक्रिया है,
अगर नहीं हो तो अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन क्या है, सही है। ठीक है, तो अब देखिए नहीं हो तो क्या होगा, केरोसिन दीप का उपयोग कर पाना मुश्किल हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि ऊपर नहीं चढ़ेगा तो फिर हम जला ही नहीं पाएंगे। सेकंड क्या कह रहा है आपका, कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता, ये गलत है। स्ट्रॉ का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, उसमें किसी को तो का कोई यूज़ नहीं है। तो जहाँ जहाँ टू है उसको कट कर दीजिए, क्योंकि सही आपसे पूछ रहा है तो इसमें भी टू है, इसमें भी टू है और इसमें भी टू है, ख़त्म। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4। क्लियर। बाकी आप इसके ऑप्शंस को देखिए और क्लियर कर लीजिए ये आंसर है या नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे कि हाँ यहाँ गलती हुआ है। आई ऑलवेज एक्सेप्ट द मिस्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी में से सागर में घुसेगा, तो देखिए अभी मैंने बताया कि नदी का जल क्या होगा, पतला होगा जिसका डेंसिटी कम होगा, और सागर का जल क्या होगा, थोड़ा सा गाढ़ा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो जब इसमें कोई बोट आएगी तो वो थोड़ा नीचे तक दबेगा क्योंकि उत्प्लावन बल क्या है, कम है, और जब इसमें आएगी तो थोड़ा ऊपर ही रह जाएगा क्योंकि इसका उत्प्लावन बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि कोई जहाज़ नदी से सागर में घुसेगा तो क्या होगा, तो ऑप्शंस में देखेंगे कुछ ऊपर उठता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, सही होगा। क्यों, क्योंकि नीचे से आपका ब्योएंसी फोर्स, उत्प्लावन बल क्या होता है सागर में, ज़्यादा होता है, ड्यू टू डेंसिटी, ड्यू टू नमकीन होना, जो कह लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारक कारण। कथन क्या कह रहा है कि जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश कर जाता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि ये क्या है आपका, सही है। नेक्स्ट है, सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, डेंसिटी क्या होता है, अधिक होता है, और इसी वजह से जो है जहाज ऊपर उठ जाता है। मतलब कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है, और कारण सही व्याख्या कर रहा है। सही व्याख्या करने का मतलब है कि यही वो रीज़न है जिसके कारण पहली वाली घटना हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे आप कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए का सही व्याख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। इस तरह से आप देख रहे हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम लोग ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और बेसिक बेसिक क्वेश्चंस को काफ़ी डिटेल में मैं समझाने के प्रयास कर रहा हूँ। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो फीडबैक ज़रूर दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। ऑल ऑफ़ यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।